मैं रवि गौतम तक्षशिला क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित जालोर के चौहानों के बारे में चर्चा करेंगे। जालोर के चौहान, देखो जिस तरह से हमने रणथंभौर के चौहानों के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं जालोर के चौहान। दिल्ली सल्तनत के शासकों के समक्ष जिस तरह से रणथंभौर चौहानों ने अपना परचम लहराया, उसी तरह से जालोर के चौहानों ने भी दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार का क्या किया, विरोध किया। और जब जालोर के चौहानों का प्रसिद्ध शासक था कानड़देव चौहान, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और आपने पढ़ा भी होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राजस्थान के जिन दुर्गों को जीता, उनमें से हम बात करें तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। 1308 ईस्वी में उसने सिवाना दुर्ग को जीता था और 1311 ईस्वी में उसने जालोर दुर्ग को जीत लिया था। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राजस्थान के दुर्गों को क्या किया, विजित किया और उन पर अधिकार कर लिया। राजस्थान के जितने भी दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने जीते, वह कूटनीतिज्ञ के द्वारा जीते। और आज हम चर्चा करेंगे जालोर के चौहानों की। और जालोर का दुर्ग जो जीता था वह 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चौहान, जालोर के चौहान। जालोर की बात करें तो जालोर का प्राचीन नाम जो था वह था जाबालीपुर। जाबाली ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इस जालोर का नाम क्या पड़ा, जाबालीपुर। और ये जो जालोर था, इस जालोर के दुर्ग को हम सुवर्णगिरी और सोनगढ़ व सोनलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपने स्वर्णगिरी दुर्ग का नाम भी सुना होगा। स्वर्णगिरी दुर्ग जो है, जो स्थित है जैसलमेर में। लेकिन आपसे कभी पूछे कि सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ है, तो वह कहाँ पर है, जालोर, जो अपनी मजबूती के लिए, अपने सुदृढ़ बनावट के लिए क्या था, काफी प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि जालोर पर चौहानों से पूर्व परमार शासकों का अधिकार था। किन शासकों का अधिकार था, परमार शासकों का। परमार शासक जो थे, कभी तो वह स्वतंत्र रहे, कभी चालुक्यों के अधीन रहे। कहते हैं परमार शासक थे कुंतपाल और वीर नारायण। कुंतपाल और वीर नारायण का इस जालोर क्षेत्र पर अधिकार था चौहानों से पूर्व। और जालोर पर परमार शासकों को परास्त कर कीर्तिपाल ने चौहान वंश की क्या रखी थी, नींव। तो कुंतपाल और वीर नारायण को परास्त करके कीर्तिपाल ने जालोर में 1181 ईस्वी में चौहान वंश की क्या रखी, नींव रखी। अब ये कीर्तिपाल कौन था, जिसे मुड़ोत नैन्सी ने कीतू के नाम से भी पुकारा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, जालोर के चौहानों का संस्थापक यदि आपसे पूछे तो जालोर के चौहानों का संस्थापक जो है वह है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और ये कीर्तिपाल था कौन, तो कीर्तिपाल की हम बात कर दें तो कीर्तिपाल जो था वह अल्लण का पुत्र था। अल्लण एक चौहान शासक था जिसका नाडोल क्षेत्र पर क्या था, अधिकार। नाडोल कहाँ आता है, पाली में। और नाडोल का शासक था अल्लण, और अल्लण का पुत्र जो था वह कौन था, कीर्तिपाल। अल्लण चालुक्यों के अधीन था। बाद में अल्लण के पश्चात कीर्तिपाल ने भी चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। लेकिन कीर्तिपाल एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो एक बड़े साम्राज्य की क्या करना चाहता था, स्थापना करना चाहता था। इसलिए कीर्तिपाल ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सबसे पहले चालुक्यों की सहायता से, किसकी सहायता से, चालुक्यों की सहायता से मेवाड़ पर आक्रमण किया था।
और उस समय मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह का शासनकाल 1172 से 1174 ईस्वी का रहा और कीर्तिपाल ने चालुक्यों की सहायता से मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर आक्रमण कर 1174 ईस्वी में सामंत सिंह को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और कीर्तिपाल का 1174 ईस्वी में मेवाड़ पर क्या हो गया, अधिकार। और कीर्तिपाल ने 1174 से 1179 ईस्वी तक मेवाड़ पर क्या रखा, अधिकार। लेकिन मेवाड़ी सरदारों को कीर्तिपाल का शासन बर्दाश्त नहीं था या दूसरे राजवंश का शासन वह बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उसी समय सामंत सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कुमार सिंह। सामंत सिंह का भाई कौन था, कुमार सिंह। इस कुमार सिंह ने मेवाड़ी सरदारों और ये जो चालुक्य थे जो कीर्तिपाल का साथ दे रहे थे, इस कुमार सिंह ने क्या किया, अपनी कूटनीति के द्वारा इन चालुक्यों को अपनी ओर मिला लिया और इन सब ने मिलकर फिर कीर्तिपाल को मेवाड़ से 1179 ईस्वी में क्या किया, खदेड़ दिया। इस तरह से चालुक्यों ने कीर्तिपाल के साथ क्या किया था, विश्वासघात किया था। इसलिए कीर्तिपाल चालुक्यों से अपने विश्वासघात का बदला लेना चाहता था और कीर्तिपाल ने इस समय यह सोच लिया था कि मैं चालुक्यों से एक राज्य पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करूंगा, यानी कि चालुक्यों से राज्य छीनकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करूंगा। और ये जो चालुक्य थे, इन चालुक्यों के अधीन कौन थे, परमार। मैंने आपको बताया कि चौहानों से पहले परमारों का जालोर पर क्या था, अधिकार। और जालोर पर जो परमार शासक थे वह अंतिम शासक थे कुंतपाल व वीर नारायण। आखिरकार कीर्तिपाल ने क्या किया, जो ये चालुक्यों के अधीन थे, इन चालुक्यों के अधीन परमार शासकों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और 1181 में इस कीर्तिपाल ने जालोर पर अधिकार कर लिया। इस तरह से जालोर पर कीर्तिपाल ने चौहान वंश की क्या रखी थी, नींव। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको ये पता चल गया कि किस तरह से जालोर पर संस्थापक कीर्तिपाल बना, और इससे संबंधित बहुत सी बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। और यह भी पता चल गया कि कीर्तिपाल के दुश्मन जो थे वह कौन थे, चालुक्य थे। पहले चालुक्यों ने कीर्तिपाल का सहयोग किया, लेकिन बाद में ही वह उसके विरोधी हो गए थे और चालुक्यों के विश्वासघात के कारण ही मेवाड़ कीर्तिपाल से छीन लिया गया था। इस तरह से आगे चलकर जालोर पर चौहान वंश की नींव कीर्तिपाल ने रखी। कीर्तिपाल का शासनकाल 1181 से 1182 ईस्वी तक रहा। मात्र 2 वर्षों तक कीर्तिपाल ने शासन किया और इस कीर्तिपाल को ही मुणौत नैणसी ने कीर्तिपाल को कीतू के नाम से पुकारा। तो कभी क्वेश्चन ये पूछे कि कीर्तिपाल को कीतू के नाम से पुकारा तो किसने पुकारा, मुणौत नैणसी ने। और कीर्तिपाल ने जालोर पर 1181 से 1182 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। और कीर्तिपाल ने जब तक जालोर पर शासन किया तो उसने स्वतंत्र रूप से क्या किया था, शासन किया था। कीर्तिपाल के बाद आगे चलकर शासक बना जिसका नाम था समर सिंह। समर सिंह जो कि कीर्तिपाल का पुत्र था और समर सिंह का शासनकाल 1182 से 1205 ईस्वी का माना जाता है। समर सिंह जब शासन कर रहा था उसी समय एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था भीमदेव द्वितीय। ये भीमदेव द्वितीय जो था, जिसे मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ये चालुक्य शासक अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या था, समकालीन था। यानी कि यदि आपसे पूछे कि चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के समकालीन अजमेर के चौहान शासक थे तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उसी समय जालोर का शासक था जिसका नाम था समर सिंह। चालुक्य और चौहानों में क्या था, संघर्ष था। लेकिन जैसे ही चालुक्य ने इस समर सिंह के ऊपर आक्रमण की योजना बनाई तो समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह, समर सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था लीला देवी, और इस लीला देवी का विवाह चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से क्या करवा दिया, प्रस्तावित करवा दिया। और चालुक्यों के और चौहानों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था
वह समाप्त होकर अब वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे। इस तरह से समर सिंह ने जालोर राज्य को चालुक्यों से बचाने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। समर सिंह के बाद आगे चलकर शासक बना जिसका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह का शासनकाल जो है वह 1205 से 1257 ईस्वी का माना जाता है। उदय सिंह जालोर के चौहानों का एक प्रतापी शासक था जिसने लंबे समय तक क्या किया, शासन किया। और जब उदय सिंह शासन कर रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे जिनमें एक का नाम था इल्तुतमिश और एक और था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश ने 1228 में उदय सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन इल्तुतमिश उदय सिंह को पराजित नहीं कर पाया, यानी कि उदय सिंह ने इल्तुतमिश के आक्रमण को क्या कर दिया, असफल। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद ने भी जब वह शासक बना तो उदय सिंह पर आक्रमण किया था, लेकिन उदय सिंह ने भी नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण को क्या कर दिया, असफल। यानी कि जालोर के चौहान शासकों का शासक उदय सिंह जिसने इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण को क्या कर दिया था, असफल कर दिया था और उन्हें जालोर पर अधिकार नहीं करने दिया। इस उदय सिंह के पश्चात ही शासक बना जिसका नाम था चाचिंग देव। और चाचिंग देव का शासनकाल जो है वह 1257 से 1282 ईस्वी का माना जाता है। चाचिंग देव के बाद आगे चलकर जालोर के चौहान शासक जो बने वह थे सामंत सिंह। और सामंत सिंह का शासनकाल जो था वह 1282 से 1305 ईस्वी का रहा। अब जो मैंने रणथंभौर के चौहान पढ़ाए थे उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद शाह और केबरू, मोहम्मद शाह व केबरू, नुसरत खां व उलुग खां जब 1299 ईस्वी, कौन से समय की घटना है, 1299 ईस्वी में गुजरात को लूटकर आ रहे थे तो जालोर के निकट इनके बीच धन को लेकर क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। जालोर के निकट धन को लेकर क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। उस समय सामंत सिंह जालोर का क्या था, शासक था। और इसी समय सामंत सिंह के दो सेनापति थे, जेता और देवा। इन्होंने इस मोहम्मद शाह केबरू का साथ दिया और नुसरत खां और उलुग खां को लूटा था। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी सामंत सिंह के सेनापतियों से क्या था, नाराज था और उन्हें वह सजा देना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण का एक कारण यह भी माना जाता है। तो ध्यान रखना कि जालोर के निकट ही धन को लेकर क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। इस तरह से सामंत सिंह के समय यह घटना घटित हुई थी। सामंत सिंह के बाद आगे चलकर शासक बना सामंत सिंह का पुत्र जिसका नाम था कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान की बात करें तो यह जालोर के चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक है और इसका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी का माना जाता है। कानड़देव के चौहान के इतिहास की जानकारी में कई ग्रंथों से मिलती है, जैसे कि खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह जो है ये अमीर खुसरो की रचना है और इससे हमें कानड़देव चौहान के शासनकाल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कानड़देव प्रबंध और कानड़देव प्रबंध से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है और ये रचना जो है वह है पद्मनाभ की। इसके अलावा वीर सोनगरारी बात जो पद्मनाभ की रचना है इससे भी हमें कानड़देव चौहान की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इतिहासकार फरिश्ता के द्वारा लिखा गया तारीख ए फरिश्ता, उससे भी हमें कानड़देव चौहान के शासनकाल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ शिलालेखों से जैसे कि मकराना शिलालेख से हमें कानड़देव चौहान के शासनकाल की क्या मिलती है, जानकारी। इसके अलावा नैनसीरी ख्यात जिसके रचयिता जो हैं वह है मुणोत नैनसी और मुणोत नैनसी भी जालोर के चौहान शासक कानड़देव की हमें क्या देता है, जानकारी देता है। इस तरह से कानड़देव चौहान जालोर के चौहानों का एक प्रसिद्ध शासक है और इन ग्रंथों से हमें चौहान वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब इनमें से सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वह कौन है, कानड़देव चौहान। तो हम कानड़देव चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। जालोर का शासक था कानड़देव चौहान
और कानरदेव चौहान एक प्रतापी शासक था जिसका संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी से हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी से कानरदेव का संघर्ष हुआ और इस युद्ध की जानकारी हमें जो मिलती है वह अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फतूह से मिलती है। तो कानरदेव चौहान के बारे में हम चर्चा करते हैं। कानरदेव चौहान जिसका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी का माना जाता है और इसी समय दिल्ली का शासक जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी का माना जाता है और अलाउद्दीन खिलजी निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और कानरदेव की जो शक्ति निरंतर बढ़ रही थी उसे वह सीमित करना चाहता था, उसे परास्त करना चाहता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किए और अलाउद्दीन खिलजी मालवा और गुजरात के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता था और बीच में 3 दुर्ग महत्वपूर्ण रूप से पड़ते थे, एक तो चित्तौड़ का दुर्ग, एक रणथंभौर का दुर्ग और एक जालोर का दुर्ग। और अलाउद्दीन खिलजी ने सामरिक दृष्टि से इन दुर्गों को जीता था। 1301 ईस्वी में उसने रणथंभौर दुर्ग जीत लिया था, 1303 में उसने चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया था और 1311 ईस्वी में उसने कानरदेव चौहान से जालोर दुर्ग को छीन लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले, कभी पूछे आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण, तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वह 1305 ईस्वी में करवाया गया था। किसके नेतृत्व में? एन उल मुल्क मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी नाम का जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उस अलाउद्दीन खिलजी ने इसके द्वारा 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा कहां पर आक्रमण करवाया? जालोर पर आक्रमण करवाया। और उस समय जालोर का शासक कौन था? कानरदेव चौहान। कानरदेव चौहान जालोर के चौहानों का प्रसिद्ध शासक है और कानरदेव चौहान जो था, इस कानरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण करवाया। और जब जालोर पर आक्रमण करवाया तो इस समय मुनोत नैन्सी कहता है कि एन उल मुल्क मुल्तानी की अधीनता, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? कानरदेव ने। और अपने पुत्र वीरमदेव को, देखो कानरदेव का पुत्र जो था वह कौन था? वीरमदेव। और कानरदेव ने अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में भेजा था। ये कौन कहता है? मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी कहता है कि कानरदेव चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली थी और वीरमदेव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा था। कुछ कहते हैं एल श्रीवास्तव के अनुसार के अधीनता स्वीकार की थी और कानरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था। जिस तरह से शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी कानरदेव चौहान को अपने राज्य में उचित सम्मान नहीं दिया, इसलिए कानरदेव वापस से लौटकर आ गया था। और यही अलाउद्दीन खिलजी और कानरदेव के बीच में फिर आगे चलकर संघर्ष के कारण बने। संघर्ष के कई कारण हैं, सामरिक दृष्टिकोण से, साम्राज्य विस्तार की नीति, इसके अलावा वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी। देखो हम वीरमदेव फिरोजा की प्रेम कहानी का उल्लेख जो मिलता हमें वह मिलता है किससे? मुनोत नैन्सी से। तो थोड़ा सा इस फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। मुनोत नैन्सी कहता है कि जब कानरदेव ने अधीनता स्वीकार कर ली तो कानरदेव ने अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा। और वीरमदेव एक सौम्य राजकुमार, सुंदर राजकुमार था। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा की नजर किस पर पड़ी? वीरमदेव पर। और हम सबसे पहले अट्रैक्शन जो होता है वो उसकी सुंदरता को देखकर ही होते हैं। फिरोजा इस वीरमदेव की सुंदरता को देखकर उसके प्रति क्या हो गई? आसक्त हो गई और उससे धीरे धीरे क्या करने लगी? प्रेम करने लगी। वीरमदेव को इस बात का आभान नहीं था, लेकिन फिरोजा निरंतर क्या कर रही थी? प्रेम कर रही थी। और आपको पता होना चाहिए कि एक तरफा प्रेम हमेशा क्या देता है? दुख देता है, क्योंकि फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करती थी लेकिन वीरमदेव उससे विवाह नहीं करना चाहता था। तो इस तरह से फिरोजा निरंतर प्रेम कर रही है और दुखी रहने लगी। आखिर में अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा
कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारी किस बात की कमी है, मैं दिल्ली का सल्तनत का शासक हूं। तो फिरोजा ने बिना किसी झिझक के कहा कि मैं वीरमदेव से प्रेम करती हूं और वीरमदेव से विवाह करना चाहती हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा को समझाया कि मैं ये वीरमदेव जो था ये तो क्या है, हमारा गुलाम है, मैं तुम्हें किसी अच्छे से सुल्तान से तुम्हारा विवाह कराऊंगा। लेकिन फिरोजा नहीं मानी और वह वीरमदेव से ही विवाह करना चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब वीरमदेव के पिता कानड़देव के समक्ष एक प्रस्ताव भेजा और कहा कि मैं फिरोजा का विवाह वीरमदेव से करा रहा हूं, लेकिन वीरमदेव एक राजपूत शासक था और फिरोजा इस्लाम धर्म से संबंध रखती थी, इसलिए इस फिरोजा से वीरमदेव ने विवाह करने से इनकार कर दिया और वीरमदेव जालोर लौट गया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा का अवहेलना हुई। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी चौहानों से क्या लेना चाहता था, बदला। तो इस तरह से मुनोत नैन्सी के अनुसार हमें वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी के बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आगे हम चर्चा करें कि सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क मुल्तानी द्वारा आक्रमण करवाया। अब यहाँ पर थोड़े से विवाद है। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि कानड़देव ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, कुछ कहते हैं कि नहीं की थी, कुछ कहते हैं कि वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया था और वहीं से वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी की स्टार्ट हुआ और वीरमदेव ने फिरोजा से विवाह करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यही अलाउद्दीन खिलजी के अगले आक्रमण का क्या बना, कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कानड़देव चौहान पर आक्रमण करने के लिए 1308 ईस्वी में अभियान प्रारंभ किया, लेकिन 1308 ईस्वी में जालोर पर अभियान तो किया था, लेकिन जालोर से पूर्व एक दुर्ग पड़ता था जिसका नाम था सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग, सिवाना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन जालोर और दिल्ली के बीच में एक और कौन सा दुर्ग पड़ रहा है, सिवाना दुर्ग। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने का पहले प्लान बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया और उस समय सिवाना का शासक जो था वह था शीतल देव या सातल देव। यह शीतल देव सातल देव जो था यह कानड़देव का भतीजा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया तो वह इस दुर्ग को नहीं भेद पा रहा था। तो इसी समय सातल देव का एक विश्वसनीय सरदार था, उस सरदार का नाम था भावले नामक सरदार। अलाउद्दीन खिलजी जब सिवाना दुर्ग का घेरा डालकर बैठा हुआ था और इस दुर्ग को जीत नहीं पा रहा था, तो उसी समय जो सातल देव का सरदार था भावले, इस भावले ने सातल देव के साथ विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने इस भावले नामक सरदार से पूछा कि बताओ सिवाना दुर्ग को भेदने का क्या उपाय है। तो भावले नामक सरदार ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि सिवाना दुर्ग की पेयजल व्यवस्था जो होती है वह भावले नामक भांडेलाव तालाब से होती है। कौन से तालाब से, भांडेलाव तालाब। और सिवाना की पेयजल व्यवस्था के लिए ये एक ही भांडेलाव तालाब है और यदि हम इसको दूषित कर दें तो अंदर की पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और सातल देव को दुर्ग के द्वार खोलने पड़ेंगे। आखिरकार इस भावले नामक सरदार के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने भांडेलाव तालाब को गोमांस मदिरा डालकर उसे दूषित करवा दिया। जब अंदर के दुर्ग की पेयजल व्यवस्था गड़बड़ाई तो सातल देव को मजबूरन द्वार खोल के अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और इस समय सिवाना दुर्ग का सातल देव जो था ये वीर गति को प्राप्त हुआ और नवंबर 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसी समय सातल देव की रानी जो थी जिसका नाम था मेणादे, इस मेणादे ने क्या किया था, जोहर किया था और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था, तो सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया था। और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाकर इस सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था, खेराबाद। क्या रख दिया था, खेराबाद। तो सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रखा और यहाँ का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया था। आगे चलकर जब सिवाना पर अधिकार हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कानड़देव पर आक्रमण किया और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने
कानरदेव चौहान को क्या कर दिया, परास्त कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी का 1311 ईस्वी में जालौर पर अधिकार हो गया। कुछ तो कहते हैं कि कानरदेव और वीरमदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुछ कहते हैं कानरदेव जब परास्त हो गया तो वीरमदेव अब चाहता था कि मैं भी मेरे राज्य की रक्षा के लिए वीरता से लड़ूं, तो वह कुछ दिनों तक लड़ता रहा। फिर बाद में अपनी ही कटार से इस कानरदेव के पुत्र वीरमदेव ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस तरह से 1311 ईस्वी में जालौर पर अधिकार हो गया था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। और जालौर के विजयोपलक्ष्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे हम कहते हैं अलाई मस्जिद। और अलाई मस्जिद को ही हम तोप खाने की मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर भी अधिकार हो गया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राजस्थान के दुर्गों को जीता। और इसी के साथ ये जालौर के चौहान समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और धन्यवाद।